और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये बताते हैं बीजेपी के सियासी फ्यूचर प्लान का विश्लेषण। बड़े पॉइंट्स क्या है? भारत में 18 से 29 साल के मतदाता 21.7 करोड़ हैं। भारत में 18 से 35 साल के मतदाता 30 से 35 करोड़ के करीब हैं। भारत में युवा आबादी करीब 65% है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता है। 2024 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी को युवा वोट 39%, बीजेपी के सहयोगियों को युवा वोट यानी यूथ वोटर्स 7%, कांग्रेस को युवा वोट 21%। आइए बढ़ता हूं मैं आगे। महाराष्ट्र में जेन जी ने कैसे बदला गेम? एक्सिस माई इंडिया का आंकड़ा है 15 से 25 साल के वोटर, बीजेपी शिंदे 47% वोट, ठाकरे ब्रदर्स 25% वोट, कांग्रेस मात्र 15% वोट। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज की तारीख में यह है कि विपक्ष ने एसआईआर ईडी पर वक्त गवाया, बीजेपी ने जेन जी से अपना कनेक्ट बनाया। विपक्ष एसआईआर और ईडी पे उलझा रहा, लेकिन बीजेपी अपना गेम कर गई। सब उलझे रहे, बीजेपी 2029 की तैयारी कर गई। ये सीधी तरह से है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है ये बता देते हैं। शुभराष्ट्रा मेरे साथ जुड़ रही है, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ अशप्रीत खड़ियाल है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आनंद दुबे हैं, उद्धव गुट के। मेरे साथ फराज किदवई साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, लर्नेड प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। उनका स्वागत है। शुभराष्ट्रा, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन फराज भाई शुरुआत आप ही से कर लेता हूं। आप लोग ईडी, सीबीआई और एसआईआर में उलझे रहे। बीजेपी 2029 और 27 के लिए मेहनत कर रही थी। उन्होंने जेन जी को लुभाने के लिए 45 साल का युवा अध्यक्ष बना दिया। जवाब, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? फराज किदवई, फराज किदवई, आवाज मिल रही है आपको? लगता है उन तक आवाज नहीं जा पा रही है। शुभराष्ट्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शुभराष्ट्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है। पूरा विपक्ष उलझा रहा ईडी सीबीआई के खेल में, एसआईआर के खेल में, और बीजेपी एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के ले गई बीच में 45 साल का युवा। जी, मुझे लगता है आमिश देवगन जी, ये हमारी राजनीति में संगठनात्मक रूप से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपने संगठन को लेकर के, अपने वैचारिकी को लेकर के प्रतिबद्ध है और उसके लिए काम कर रही है, ये उस एक तरह से ये उसका आईना है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको चुना है, नितिन नवीन जी को, उनका ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक एमएलए होने का नहीं रहा है, या वो सिर्फ बिहार की भूमि तक ही सीमित होकर के उन्होंने अपना राजनीतिक काम किया हो, ऐसा नहीं रहा है। और लोगों को, बहुत कम लोगों को पता भी है इसके बारे में, क्योंकि यही बीजेपी की खासियत है कि लोग जो जुड़े भी रहते हैं, जो काम भी करते हैं, बड़े अंडरस्टेटेड तरीके से करते हैं। हाल ही में जो छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, उसमें नितिन नवीन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। सिक्किम में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के जब सरकार बनाई, वहां भी वो को इंचार्ज थे। कुछ बहुत गूढ़ रणनीतियां हैं जिसके तहत वो काम करते आए हैं, और इस चीज का संज्ञान संगठन ने लिया, संगठन के नेतृत्व ने लेकिन लिया। लेकिन पूरा मेरा पॉइंटेड सवाल ये था, पूरा ऑपोजिशन एसआईआर ईडी सीबीआई में उलझा रहा, बीजेपी 27 और 29 की तैयारी कर रही थी। बिल्कुल आमिश जी, और दूसरी बात ये भी देखिए, जो आप बोल रहे हैं कि विपक्ष उलझा रहा, ये शब्द आपने बहुत सोच समझकर सटीक यूज किया है, क्योंकि अगर एसआईआर मुद्दा होता तो मैं तो हर बार, हर मंच से, हर टेलीविजन डिबेट से लेकर के बाकी मंचों पर भी मैं कहती आई हूं, जनता सड़क पर होती आमिश जी, अगर किसी एक व्यक्ति ओके, यू मेड योर पॉइंट। फराज किदवई, जेन्युइन केस होता। फराज किदवई, अर्शदीप खड़ियाल। फराज किदवई, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी अमीश जी। फराज किदवई, एक तो पहली बात ये, आप लोग उलझे रहे एसआईआर में, आप लोग उलझे रहे ईडी में, आप लोग उलझे रहे सीबीआई में, वोट चोरी में, लेकिन बीजेपी 27 और 29 साधने के लिए युवा अध्यक्ष लेके आ गई। फिर आप बोलेंगे क्या हो गया हमारे साथ? अमीश जी देखिए, हम उलझे नहीं रहे, उलझाया भारतीय जनता पार्टी ने। अब आप एसआईआर की बात कर रहे हैं, बिहार इलेक्शन तो से बीजेपी का तो कुछ महीने बीजेपी का तो काम है अपने विरोधियों को उलझाना। आप क्यों उलझा रहे? आप सुनिए तो अमीश जी सुनिए तो, अब भारतीय जनता पार्टी ने
और भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन कमीशन ने, भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन कमीशन ने बिहार में इलेक्शन से ठीक कुछ महीने पहले इसलिए एसआईआर करवा दिया ताकि इस देश का वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड युवा जिसका नाम तेजस्वी यादव है वो बिहार का मुख्यमंत्री ना बन जाए। तो भारतीय जनता पार्टी जो रेलेवेंट मुद्दे हैं जेनजी के उनसे ध्यान हटाने के लिए बार बार कुछ ऐसे काम किया करती है। अब बार बार अमीर जी आपने भी कहा जेनजी इन्होंने अपना जो है वो नितिन नवीन जी को एक बहुत ही युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। अरे हम तो कह रहे हैं आपने 45 साल के नितिन नवीन जी हैं उनको घोषित किया तो जिसको चाहिए घोषित कर दीजिए। आपकी पार्टी है क्योंकि आपकी पार्टी में तो पर्ची तंत्र है, जो पर्ची आई उससे आपने मुख्यमंत्री बना दिए, चाहे वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या छत्तीसगढ़ का हो या नितिन नवीन जी को। लेकिन फिर भी मैं नितिन नवीन जी जो भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्ची से बनेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अमित शाह जी की मर्जी से बनेंगे, जो कार्यकर्ताओं की मर्जी से नहीं बनेंगे, उस पर्ची वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अपनी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, आपने विपक्ष को उलझाए रखा और अपने को सुलझाए रखा। पॉइंट और मेरे में एक पॉइंट आ रहा है, उलझ के जो ना उलझे बीजेपी उसको सुलझा देगी। वो है ना, समझ के जो ना समझे वो समझो ना समझ है। मैं कह रहा हूं उलझ के जो ना उलझे बीजेपी उसे सुलझा देगी, ऐसा खेल करा देगी। वो कहते हैं ना कि जो उलझाव के लिए तो विपक्ष की स्थिति इस समय ये हो गई है कि किस्मत हमारी गेस हुए जाना से कम नहीं, बड़ी तरकीब से अहले दानिश ने उलझाई है। वो स्थिति इनकी हुई। अभी फराज साहब क्या बोल रहे थे, अद्भुत वाक्य बोल रहे थे, एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंटेड युवा आपने तेजस्वी यादव जी, वाकई बहुत टैलेंटेड युवा है। क्या टैलेंट दिखाया है कि पोस्टर से माताजी और पिताजी को गायब कर दिया, आरजेडी के पोस्टर से उनको बाहर कर दिया और परिवार से अपने बड़े भाई को बाहर कर दिया। और ऐसे टैलेंट का प्रस्तुतिकरण किया बिहार में कि भाई साहब उनकी क्वालिफिकेशन यह है कि उनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि आजकल क्लास 4 के लिए भी 12वीं पास जरूरी हो गया है, मगर यह कह दिया हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। अद्भुत, मतलब ऐसा गणित जो है वो उनकी क्वालिफिकेशन वाला व्यक्ति दे सकता था। अब मैं बताना चाहता हूं उन्होंने, और ऐसी जबरदस्त टैलेंट है फराज साहब कि इमारतें शरिया का कार्यक्रम होता है पटना में, उसमें वो शिरकत करते हैं जिसमें बोला जाता है हमारे लिए शरिया पहले संविधान बाद में, और उसके बाद आके कहते हैं साहब हम तो सेकुलर के साथ में हैं। ऐसा गजब का टैलेंट था कि सीएम भी प्रोजेक्ट हो गया, उन्होंने राहुल गांधी को पीएम भी प्रोजेक्ट कर दिया, डिप्टी सीएम भी प्रोजेक्ट कर लिया, और आखिर में स्थिति यह बनी कि बमुश्किल नेता प्रतिपक्ष के लायक संख्या जुटा पाए। खैर अब इसके ऊपर आते हैं। देखिए वास्तविकता में अमीश जी, राहुल गांधी जी के ट्रैप में विपक्ष फंस गया। एसआईआर कोई राजनीतिक मुद्दा ही नहीं था। ये तो जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं जो विदेश में बैठे हुए हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में आके कहा कि यूएस एड को जो फाइनेंशियल ग्रांट थी उसने रोकी, यूएस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट जो है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उसने कहा मुझे समझ में नहीं आता यूएस एड भारत में वोटर टर्नआउट को प्रभावित करने के लिए क्यों फंडिंग कर रहा था। यूएस एड का भारत के वोटर टर्नआउट से क्या लेना देना। तो भाई साहब ये जो कोलंबिया से लेके, जर्मनी से लेके, वियतनाम से लेके, लंकावी से लेके और इंग्लैंड और वो जाते हैं, उनको भारत के अंदर इलेक्टोरल सिस्टम में कुछ समस्या पैदा करनी थी। खामखा में तेजस्वी जी और हमारे अखिलेश जी उस ट्रैप में आके फंस गए। जब आप ट्रैप में आके फंस गए तो आपको नुकसान होना स्वाभाविक था, और आज ले जाकर उन्होंने अखिलेश जी को उस मुकाम में पहुंचाया है अमीश जी कि मुंबई नगर पालिका में और अन्य जगहों पर आज स्थिति है कि ओवैसी की पार्टी को ज्यादा सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को 1 मिली। मालेगांव की सीट जहां के लिए सपा और कांग्रेस लड़ रहे थे महाराष्ट्र विधानसभा में कि हम ही लड़ेंगे, और स्थिति क्या हुई वहां जानते कौन जीता है फराज साहब? न सपा न कांग्रेस। जी फराज साहब कुछ कहना चाहते हैं। वहां तो एमआईएम भी नहीं जीती, वहां तो इस्लाम पार्टी जीती है साहब, सबसे नई, सबसे फंडामेंटलिस्ट पार्टी।
तो गलतफहमी का शिकार विपक्ष इतना ज्यादा है कि वो राहुल गांधी के ट्रैप में तो आ ही रहा है, अपने वोट बैंक के टारगेट को भी नहीं समझ पा रहा है। बिहार में क्या हुआ? ब्लड इज थिकर देन वाटर। जहां सीमांचल में वो मजबूत थे, वहां पर ओवैसी को जिताया, आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड तेजस्वी जी को नहीं जिताया। इसलिए मैं कह रहा हूं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्राउंड ओके, फराज की दवाई, राजनीति करिए, राष्ट्र का भी भला होगा, विपक्ष का भी भला होगा। ओके, फराज की दवाई। देखिए अमीर जी, ये चर्चा बिहार की नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि सुधांशु जी बिहार को लाए तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मैं फिर से ठीक है, मैं भी लाया, मैं फिर से बोल रहा हूं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड टैलेंटेड तेजस्वी यादव जी अगर इस बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते तो वो डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई प्लान होगा कि वो हर घर में एक सरकारी नौकरी देते। अब अभी सुधांशु जी ने एक बात कही ना, तो जैसे बिहार के लिए क्या है कि इन्होंने चलते हुए इलेक्शन में, मैं तो ये इलेक्शन, ये तो मेरे पास जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो ये रखा हुआ है, इसका जो पैरा 4 है वो क्लियरली कहता है कि नो फ्रेश सैंक्शन फॉर द गवर्नमेंट स्कीम शुड बी मेड, रिव्यू बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड प्रोसेसिंग ऑफ बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स इफ ऑनगोइंग। मतलब अगर कोई ऑनगोइंग स्कीम भी है तो उसमें भी आप बेनिफिट्स नहीं दे सकते। तो एक शेर है सुधांशु जी, ये हंसी शोक नजारे बिहार के लिए हैं, ये चांद और सितारे तो बिहार के लिए हैं, तमाम सूबे तरसते हैं रोटियों के लिए, ये अखरोट और छुआरे तो बिहार के लिए। देखिए अभी आप बिहार पे उलझे पड़े हैं, वहां महाराष्ट्र का नगर निकाय चुनाव हो गया है, बीएमसी में खेल हो गया, बिहार में अटके पड़े। वहीं मैं कह रहा हूं कि बीजेपी आगे बढ़ रही है, आप अटके पड़े एक ही जगह पे। सुधांशु त्रिवेदी, क्विक रिप्लाई, 30 सेकंड, टाइम लिमिट प्लीज फॉलो। ओके फराज की दवाई, होल्ड ऑन, 30 सेकंड। हम फराज साहब, अब बिहार पे हम लोग बहुत नहीं जाना चाहते, पर इतना जरूर बता देना चाहते हैं, सारे दर्शक जाके चेक कर लें। बिहार में उन्होंने कहा हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। बिहार की आबादी 12 करोड़ है, ऑन एन एवरेज 4.2% पर फैमिली है, उससे आप डिवाइड करेंगे तो लगभग 2 करोड़ 80 लाख के आसपास परिवार आएंगे। सबको अगर आप सरकारी नौकरी देंगे तो 30-35 हजार रुपए मिनिमम सैलरी से लेकर 2 लाख तक सैलरी होती है, औसत 1 लाख सैलरी मान लीजिए, तो भाई साहब 2 करोड़ 80 लाख रुपए महीना देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? मतलब 280 करोड़ जितना बिहार का कुल बजट है उतना तो एक महीने में देना पड़ेगा। ऐसा टैलेंट आप ही कर सकते हैं। और आइए 2024 में ये खटाखट वाली स्कीम क्या थी भाई? सीधा सवाल है, देश का जेनजी किसके साथ है? राहुल गांधी क्लेम करते हैं उनके साथ है, अखिलेश जी क्लेम करते हैं उनके साथ है, लेकिन जेनजी के लिए नया अध्यक्ष आप दे रहे हैं। 30 सेकंड। मैं संक्षेप में जवाब दे देता हूं। देखिए पिछले कुछ महीनों में पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली बार एबीवीपी जीती, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी पहले भी जीती, इस बार भी जीती, जेएनयू में सबसे ज्यादा सीटें हम जीते, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हम जीते पहली बार। तो जेन जी का पैमाना ये मान लीजिए तो हमारे साथ है। आज देश में सबसे युवा विधायक कौन है? मैथिली ठाकुर 25 वर्ष की है और वो लोक गायिका हैं। वो भारतीय संस्कृति को डाउन करने वाला नहीं, उसको बढ़ाने वाला कार्य करती हैं। आज का जेन जी कौन है? गुकेश डोमराजू 18 साल का वो युवा जो वर्ल्ड चेस चैंपियन बन के बैठा हुआ है। आज का जेनजी कौन है? वो शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष में पहुंच गया। आज का जेनजी कौन है? वो रत्नेश अग्रवाल जिसने 17 साल की उम्र में OYO शुरू किया और 30 साल होते होते बिलियनर बन गया। आज का जेनजी कौन है? देवव्रत महेश रेके 19 साल का युवा जिसने दंडकम पारायण से शुक्ल यजुर्वेद के 2000 मंत्रों का दंडकम पारायण से 2 लाख बार जाप करके दिखा दिया। भाई साहब इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं, अरे वक्त बहुत बदल गया है, जेनजी किस तरफ जा रहा है। और 1 जनवरी को आप देखिए इस साल के शुरू में भारी मात्रा में करोड़ों की संख्या में युवा भारत के मंदिरों में दिखाई पड़ा। मंदिरों में इतने भारी संख्या में लोग गए, उसमें युवा सबसे ज्यादा था। इसलिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा अमीश जी कि जेनजी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है। जेनजी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है। भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया है। ओके, धर्म ध्वजा लहराया है। अर्शदीप खड़ियाल, क्या आपको लगता है भारत की संस्कृति के साथ भारत का युवा जुड़ रहा है और उसी कनेक्ट को बीजेपी इस्तेमाल कर रही है अच्छे तरीके से और सबसे युवा अध्यक्ष दिखे? अर्शदीप योर टर्न। देखिए देवगन साहब, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये है, ये अपने मन की बात तो करना जानते हैं, लेकिन जेन जी की मन की बात सुनना नहीं भारतीय जनता पार्टी जानती। वन वे कम्युनिकेशन की आदत है। इसी वजह से मोदी साहब प्रेस वार्ता भी नहीं करते हैं, पिछले 11 सालों में एक भी नहीं की। दूसरी बात,
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को ढूंढ रहे हैं कि एक इंटरव्यू लिया जाए। इन्होंने एक रिकॉर्ड दर्ज किया है। वो रिकॉर्ड क्या है कि जेएनयू में प्रोटेस्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट, सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट इनके राज्य में हुए हैं। आईआईटी दिल्ली में, बॉम्बे में, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास एंड मेनी मोर प्लेसेस, जहां पे पंजाब यूनिवर्सिटी रिसेंटली हुए, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ बैक टू बैक धरने हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनकी पॉलिसीज का विरोध, इनके डंडा तंत्र का विरोध, इनके तानाशाह रवैयों का विरोध, इनके डिबेट डिस्कशन ना करने का विरोध, इनका भारतीय जनता पार्टी का स्टेक होल्डर को ना कंसल्ट करने का विरोध। और मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने दिया क्या है जेनजी को? आपने बेरोजगारी दी, दिल्ली के जेनजी को पोल्यूशन दिया, आपने, आपके राज में सुसाइड रेट ऊपर हो गया, ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया, आपने जो स्कीम्स थी उनमें फंड एलोकेशन कम कर दी, स्कॉलरशिप कर्व्स कर दिए, नेशनल फेलोशिप जो एससी स्टूडेंट्स के लिए थी उसको कम कर दिया, 18 साल पुरानी प्रदेश पढ़ो स्कीम थी उसको इन्होंने बंद कर दिया, श्रीयास स्कीम का बजट कम कर दिया, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का बजट कम कर दिया। नहीं, आपकी सारी बातें सही